मेरे हाथ में इस वक्त एक शपथ पत्र है। गोवा की बीजेपी सरकार की तरफ से कस्टम की नौकरी के लिए शपथ पत्र मांगते हुए कुछ सवाल पूछे गए हैं और सवाल जिससे पूछा गया है वो राजस्थान का रहने वाला है, यानी वो राज्य जहां भी बीजेपी की सरकार है। शपथ पत्र में सवाल पूछा गया है कि क्या आप आरएसएस या किसी दूसरे गैर विधिक संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की नौकरी के लिए जारी किए गए शपथ पत्र में यह बात इसलिए पूछी गई कि अगर आरएसएस से आप जुड़े हैं तो आपको केंद्र सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार संघ को गैर विधिक या गैर कानूनी मानती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी गलती है, और गलती है तो इसे हटाया कब जाएगा, और फिर ऐसी गलती हुई कैसे। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परहेज। सवाल बेहद अजीब है कि क्या केंद्र सरकार के लिए आरएसएस एक गैर कानूनी संगठन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान जारी किए जाने वाले दस्तावेज में शर्त के मुताबिक आपका आरएसएस से कोई संबंध होने पर नौकरी नहीं दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार की सभी पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में एक शपथ पत्र मांगा जाता है। शपथ पत्र में पूछा गया है कि क्या आप आरएसएस या किसी दूसरे अनलॉफुल यानी गैर कानूनी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो एक सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है। इस लेटर में पॉइंट 3 के 7वें भाग पर गौर कीजिए। साफ शब्दों में लिखा है कि क्या आप आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। केंद्र और राज्य की सत्ता में बैठे बीजेपी के नेता मानते हैं और कहते भी हैं कि आरएसएस एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन के सदस्य से इतना भेदभाव क्यों है। इस फरमान पर जब सवाल पूछा गया तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहाँ तक प्रश्न है वो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य हो सकता है। शपथ पत्र की मुझे जानकारी नहीं है। जहाँ तक आप बता रहे हैं इस तरह का शपथ पत्र नौकरियों में लेना तो सही नहीं है, और मुझे जानकारी भी नहीं है किस तरह का कोई शपथ पत्र लिया जाता है, क्योंकि नौकरी वाले वो जो अनलॉफुल संगठन है वो जो अलगाववादी संगठन है उनको माना जा सकता है। संघ इस तरह का कोई संगठन नहीं है। बीजेपी के ही नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सीना ठोक कर कहते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि वो खुद आरएसएस स्वयंसेवक हैं और उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है जो देश को बदलने का, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए काम करते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर 8-10 मंत्री संघ के स्वयंसेवक भी हैं। ये हमारा जवाब है, और मैं भी एक स्वयंसेवक। आरएसएस को लेकर बने असमंजस वाले हालात पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। केंद्र साफ करे कि उसकी नजर में संघ को लेकर क्या मान्यता है। ये सारी चीज़ें दोहरे मापदंड की हैं, जनता को भ्रमित रखने की है, और यदि भारतीय जनता पार्टी उस जैसा आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधित संगठनों की सूची से नहीं निकालती है तो ये बड़ा प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी खुद इसका जवाब देना चाहिए उसको आगे आकर। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपकी जानकारी बढ़ाना जरूरी है। आरएसएस की शुरुआत वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडवेकर ने की थी। आरएसएस के सिद्धांत हिंदुत्व में निहित और आधारित है। आरएसएस के 90 वर्ष से ज्यादा के इतिहास में 2 बार प्रतिबंध लगाया गया है। पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, और दूसरी बार 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, लेकिन दोनों ही बार जल्द ही प्रतिबंध हटा लिया गया। पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से जोड़ा जाता है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश में भी और विदेश में भी अपने 2 वर्ष के शासन की उपलब्धियों की गाथा गा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं है कि नौकरी के लिए मांगे जा रहे शपथ पत्र में आरएसएस को गैर कानूनी संगठन माना गया है। देश विदेश में आरएसएस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, फिर शपथ पत्र में आरएसएस अवैधिक क्यों?
जोधपुर से ललित सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो बीजेपी सरकार में आरएसएस गैर कानूनी संगठन है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, फिर अवैधिक होने की बात क्यों लिखी गई है? पीएम भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, फिर गैर कानूनी संगठन की सूची में आरएसएस क्यों है? संघ के दिशा निर्देश पर ही सरकार का फैसला, फिर नौकरी में पाबंदी क्यों? क्या सरकार को नौकरी की शपथ पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है? और केंद्र और राजस्थान में बीजेपी सरकार है, फिर भी आरएसएस गैर कानूनी कैसे हो गया? अगर पिछली सरकार ने गैर कानूनी कहा तो बीजेपी भी ऐसा ही मानती है क्या? अगर यह गलती है तो सरकार की नजर इस गलती पर अब तक क्यों नहीं गई? सबसे बड़ा सवाल यह कि आरएसएस को लेकर यह गलती सरकार कब ठीक करेगी? इस वक्त कांग्रेस से पीएल पुनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और आरएसएस से राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा साहब, ये जिस तरह का मेमोरेंडम है जिसमें सवाल किया गया है और गैर विधिक यानी कि गैर कानूनी बता दिया गया है, क्या आप लोगों को जानकारी है इस बारे में, इस बात की? देखिए, मुझे तो ये अकल्पनीय लग रहा है कि इस तरह के अभी भी प्रावधान है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा प्रावधान 1934 में ब्रिटिश सरकार ने लाया था और उसमें मध्य प्रांत, जिसको सेंट्रल प्रोविंसेस कहते थे, उसके काउंसिल में 2 दिनों तक डिबेट हुआ और ये निरस्त कर दिया गया। उसी समय यह कहा गया कि एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है, यदि आरएसएस से जुड़ा होना गलत है तो देश में सैकड़ों सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन है जिससे कोई न कोई व्यक्ति जुड़ा होता है। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने उसी औपनिवेशिक प्रवृत्ति को जारी रखा जिसका उद्देश्य था हिंदुत्व को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बदनाम करना, उस पर प्रहार करना। ये लगातार चलता रहा। अभी आपने कहा कि 2 बार संघ पर प्रतिबंध लगा, बल्कि 3 बार लगा। कथित बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद भी एक बार प्रतिबंध लगा। तीनों बार न्यायालय ने संघ पर लगे हुए प्रतिबंध को अनुचित साबित किया। पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा, न्यायालय ने संघ को पूरी तरह से, मैं एक लाइन में समाप्त कर दूं, बरी किया। 75 में संघ ने आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन किया, इसलिए प्रतिबंध लगा। इसलिए संघ एक पारदर्शी, लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन है। इसके बारे में ऐसा सोचना संभवतः राष्ट्रवाद पर आघात करना है, जो कांग्रेस करती रही है। उसी की छाया आज हमें इस नौकरशाही के द्वारा जारी इस प्रपत्र में सिन्हा साहब, आप बने रहिए। पीएल पुनिया भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनिया साहब, क्या आप लोगों को इस बारे में जानकारी थी? क्या आपकी सरकार के वक्त में इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया? नहीं, मैं तो समझता हूं कि ऐसा कोई प्रतिबंध आरएसएस के ऊपर नहीं लगाया गया है, लेकिन ये अवश्य है कि जिस तरह की गतिविधियां आरएसएस के द्वारा समाज को बांटने की और एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो दूर रखने का प्रयास तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और मैं नहीं जानता कि उसके बारे में कोई आदेश निर्गत, मतलब आप चाहते हैं कि आरएसएस को गैर विधिक, गैर कानूनी तरीके से जिस तरह का ये मेमोरेंडम है, ठीक इसी तरीके का व्यवहार आरएसएस के साथ होना चाहिए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जारी ये प्रपत्र है और वो उसको लागू कर रहे हैं। ये तो इनको देखने की बात है, इनको जवाब देना चाहिए। मैं क्यों जवाब दूंगा इसका? राकेश सिन्हा साहब, देखिए, आज जो इन्होंने कहा विभाजनकारी, पंडित नेहरू ने संघ को 1963 में रिपब्लिक डे परेड में इसलिए बुलाया था कि संघ विभाजनकारी है। असम के संघ के संचालित विद्यालय में एक मुस्लिम छात्र टॉप करता है, वो पोस्टर बॉय बनता है। झारखंड में संघ द्वारा संचालित स्कूल से एक मुस्लिम बॉय पूरे राज्य में एक स्थान प्राप्त करता है। तो जो लोग इसका विभाजनकारी कहते हैं, वे उसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना रहे हैं। पुनिया साहब की लाचारी है। पुनिया साहब भी निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसके बिना भारत की सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। पुनिया साहब, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज संघ के कारण जीवित है, मजबूत हो रहा है, संवर्धित हो रहा है। इसलिए कांग्रेस, क्या आप बीजेपी से, राकेश सिन्हा साहब, क्या आप लोग बीजेपी से कहेंगे, बीजेपी की सरकार से कहेंगे कि ये मेमोरेंडम जो तैयार किया गया है इसमें गलती है और इसको हटा लिया जाए? इसे अविलंब वापस लेना चाहिए और जिस किसी की यह गलती है उससे सवाल जवाब किया जाना चाहिए, जवाब तलब किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी गलती कैसे हुई। जिस संगठन का व्यक्ति गृह मंत्री हो, जिस संगठन का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, राज्य में मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उस राज्य में यदि यह प्रपत्र जारी हो जिसमें संघ का होना एक गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है, तो निश्चित रूप से यह गलती है।
मुझे लगता है ये चूक है और इस चूक को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। पीएल पुनिया साहब, आपको भी लगता है चूक है और उसको ठीक कर लेना चाहिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये उसी का नतीजा है। ये गवर्नेंस इन्हीं का है, इन्हीं यही जवाब दें। और प्रपत्र मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियां उनसे दूर रहना चाहिए, उसका कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो सर्विस रूल्स या सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें अगर इसका प्रावधान है वो बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीएल पुनिया साहब। और साथी राकेश सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। और इस वक्त मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जयपुर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मेमोरेंडम है ये कब का है और आखिर इसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो गैर विधिक तरीके की बातें हैं, उसमें आरएसएस का नाम क्यों आया है। सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर क्यों इस तरह का मेमोरेंडम तैयार किया गया है। देखिए विद्या, ये सिर्फ एक भूल दिखती है और इस भूल को पकड़ा है एक कैंडिडेट ने जिसका सिलेक्शन हुआ कस्टम सर्विसेज की इंस्पेक्टर पोस्ट पर। उसके पास ये फॉर्म मांगा गया, उससे ये शपथ पत्र मांगा गया कि वो आरएसएस या किसी दूसरे अनलॉफुल संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश और दक्षिण के कुछ राज्यों में माओवादी संगठनों को अवैध घोषित कर रखा है, गैर कानूनी घोषित कर रखा है, सिमी को भी पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में केवल आरएसएस का नाम लिखा गया और किसी संगठन का नाम नहीं लिखा गया। सवाल ये उठता है कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आ सकता, सरकारी सेवा में नहीं आ सकता, तो फिर आरएसएस से जुड़े गृह मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद। सवाल ये भी है शशि कि आखिर अगर इस बारे में जानकारी मिल गई सरकार को और ये इस तरह का मेमोरेंडम है और इसके बारे में कंप्लेंट भी हो गया है, इसके बारे में खबरें भी छप गई हैं, तो फिर इसको वापस लेने या फिर ठीक करने की कोशिश अब तक क्यों नहीं हुई?